अब इसके बाद हम लोग फाइटोक्रोम के फंक्शंस देखते हैं, ठीक है, फाइटोक्रोम के फंक्शंस देखते हैं। तो फाइटोक्रोम के बारे में आप लोग पूरा चीज जान चुके हैं, उसके स्ट्रक्चर, उसका जो भी सिग्नलिंग प्रोसेस है, अब वो क्या क्या रोल परफॉर्म करते हैं, ठीक। बहुत सारे फंक्शन तो हम लोग देख ही चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला जो फाइटोक्रोम होते हैं, फाइटोक्रोम जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं। फाइटोक्रोम मेडिएटेड रिस्पॉन्स, या तो वो स्लो रिस्पॉन्स शो करेंगे या तो वो फास्ट रिस्पॉन्स शो करेंगे। स्लो रिस्पॉन्स में वो रिस्पॉन्सेस कितनी देर में, मीन्स की फाइटोक्रोम की वजह से वो रिस्पॉन्सेस कितने समय में हो सकते हैं, तो उसमें आवर्स भी लग सकते हैं, डे भी लग सकता है, वीक भी लग सकता है। जैसे कि रेडिएशन पड़ रहा है, फॉलोइंग रेडिएशन, मतलब कि जो भी लाइट पड़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग वो जो फाइटोक्रोम का एक्शन है वो आवर्स, डे, वीक में हो सकता है। जैसे कि अगर हम लोग इसमें एग्जांपल है तो फ्लावरिंग, ऐसा नहीं है कि एक मींस कि जैसे ही लाइट पड़ी तुरंत फ्लावरिंग हो गई, एक पर्टिकुलर पीरियड होता है। जैसे कि शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट होता है तो उसमें एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ लाइट पड़ना चाहिए, तब वो फ्लावरिंग प्रमोट करेगा। तो मींस कि कुछ आवर्स लगेंगे, है ना, तो इसलिए, या कुछ बल्ब का फॉर्मेशन, जो अनियन में बल्ब फॉर्मेशन होता है तो उसमें कुछ टाइम लगता है, ठीक। तो ये फाइटोक्रोम की वजह से ऐसे रिस्पॉन्सेस जिनमें कि डे, आवर्स या वीक लगते हैं उनको हम लोग कहते हैं स्लो रिस्पॉन्सेस। और कुछ फाइटोक्रोम की वजह से ऐसे रिस्पॉन्सेस होते हैं जो कि विद इन फ्यू मिनट्स होते हैं। विद इन फ्यू मिनट्स मतलब कि जैसे कि चेंज इम्परमिबिलिटी, सपोज कि कोई ऐसे सेल्स हैं जिनमें कि अगर आयन कुछ पास किया जाए और उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाए या आयन करंट चेंज हो जाए तो तुरंत रिस्पॉन्सेज होंगे। जैसे कि आप अभी हम आगे बताएंगे, निक्टिक नेस्टिक मूवमेंट होता है, सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट होता है। टचमी नॉट आपने सुना होगा प्लांट, है ना, उसको छूते ही तुरंत वो मुरझा जाता है ना, तो वो उसमें विल्टिंग तुरंत क्यों हो जाती है, क्योंकि वो जो प्लांट है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, आयन चेंजेस होते हैं कि वो तुरंत का एक्शन शो करता है। तो वो चेंजेस कैसे होते हैं, फास्ट चेंजेस जो कि विद इन अ फ्यू मिनट्स हो जाते हैं। तो फाइटोक्रोम दो तरह के रिस्पॉन्सेस करता है, एक तो स्लो रिस्पॉन्सेस करता है, दूसरा फास्ट रिस्पॉन्सेस करता है। स्लो रिस्पॉन्सेस में कुछ टाइम लगेगा, फास्ट रिस्पॉन्सेस में विद इन फ्यू मिनट्स ऐसा हो जाता है। लेकिन पर्टिकुलर डिजायर्ड रेडिएशन पड़नी चाहिए, मतलब कि लाइट जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी लाइट मिलनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सीड जर्मिनेशन की बात करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने, आपको याद होगा, हम लोगों ने लेट्यूस सीड का एक एग्जाम्पल लिया था, ठीक। यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने लेट्यूस सीड का एक एग्जाम्पल लिया था और उस लेट्यूस सीड में हमने क्या किया था कि हमने अल्टरनेट डेज पे लेट्यूस सीड को लिया, सीड को इम्बाइब किया और फिर हमने उसमें रेड और फार रेड लाइट अल्टरनेटिवली डालने के बाद हमने क्या देखा था कि जब डार्क था तो कोई सीड का जर्मिनेशन नहीं हुआ, जब रेड लाइट पड़ रही थी तो सीड जर्मिनेट हो रहे थे, जब फार रेड लाइट पड़ रही तो रिवर्स हो जा रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि रेड लाइट एसेंशियल है सीड जर्मिनेशन के लिए, लेकिन हर प्लांट में नहीं, है ना। कुछ प्लांट में ऐसे होंगे जिसमें कि रेड लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सीड जर्मिनेशन में, जैसे कि यहाँ पे मतलब रेड लाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है लेट्यूस सीड में। अब अगर हम लोग यही सीड जर्मिनेशन की बात करें तो ऐसे सीड जो कि लाइट की प्रेजेंस में जर्मिनेशन शो करते हैं, उन सीड को कहा जाता है फोटोब्लास्टिक सीड। जैसे कि एग्जांपल निकोशियाना टोबैकम, ठीक। अब क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ये सीड जर्मिनेट हो रहे हैं, उन सीड को फोटोब्लास्टिक सीड कहा जा रहा है। अब हम लोग तो फाइटोक्रोम पढ़ रहे हैं तो हम लोग रेड लाइट की बात करेंगे। तो जब पीआर मतलब फाइटोक्रोम के पीआर फॉर्म पे रेड लाइट पड़ती है तो क्या हो जाता है, पीएफआर फॉर्म में चेंज होता है। तो मींस कि जो फोटोब्लास्टिक सीड होंगे उनमें एक्टिव फॉर्म कौन सा होगा, पीएफआर होगा, इसीलिए उनको फोटोब्लास्टिक सीड कहा जाता है। अब कुछ होते हैं नेगेटिवली फोटोब्लास्टिक सीड, मतलब कि ऐसे सीड जिनको लाइट की जरूरत नहीं है। तो लाइट की जरूरत नहीं तो इसका मतलब उनमें फाइटोक्रोम किस फॉर्म में रहेगा, पीआर फॉर्म में रहेगा। तो ऐसा एग्जांपल होता है जैसे कि निजेला, मिराबिलिस जाल्पा, ये सारे जो प्लांट होते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि नेगेटिवली फोटोब्लास्टिक सीड है, इनको लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो सीडलिंग ग्रोथ है ना, या स्टेम इलोंगेशन, तो जैसा हमने बताया था कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस होता है। तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस में हमने क्या बताया था, अगर प्रॉपर फोटोमॉर्फोजेनेसिस होता है तो वहां पे हाइपोकोटाइल क्या होती है, शॉर्ट हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे लिखा हाइपोकोटाइल इलोंगेशन प्रमोटेड बाय फार रेड लाइट, क्योंकि जब फोटोमॉर्फोजेनेसिस होती है तो उसमें फाइटोक्रोम किस फॉर्म में होता है, पीएफआर फॉर्म में होता है। और पीएफआर फॉर्म कब होती है, जब रेड लाइट पड़ती है। तो रेड लाइट में क्या होगा, फोटोमॉर्फोजेनेसिस हो रही है। तो ऐसे फॉर्म में पीएफआर फॉर्म
होगा, ठीक। और जब फार रेड लाइट पड़ेगी तो कौन सा फॉर्म होगा, पीआर फॉर्म होगा। तो मींस कि अगर हाइपोकोटाइल शॉर्ट है, ठीक है, हाइपोकोटाइल शॉर्ट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस हो रही है, और कौन सा फाइटोक्रोम किस फॉर्म में, पीएफआर फॉर्म में है। तो स्टेम के हाइपोकोटाइल को शॉर्टनिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है, पीएफआर फॉर्म। और अगर हाइपोकोटाइल इलोंगेट हो रहा है, स्टेम इलोंगेट हो रहा है, तो इसका मतलब कि वहां पे कौन सी लाइट होगी, फार रेड लाइट होगी। और ये स्टेम इलोंगेशन इनहिबिटेड किससे होगा, अगर हम रेड लाइट डाल देंगे तो स्टेम इलोंगेशन इनहिबिटेड हो जाएगा। क्योंकि फोटोमॉर्फोजेनेसिस का एक मेन फंक्शन था कि हाइपोकोटाइल कैसा होता है, शॉर्ट होता है। और अगर फाइटोक्रोम इनएक्टिव फॉर्म में होगा तो, या अगर हम लोग डार्क ब्राउन सीडलिंग की बात करें तो वहां पे हाइपोकोटाइल क्या हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है। अब इसके नेक्स्ट फंक्शन पे जाते हैं, फ्लावरिंग, ठीक है। फाइटोक्रोम फ्लावरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग अभी फोटो पीरियोडिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। फोटो पीरियोडिज्म में फाइटोक्रोम का रोल हम बताएंगे कि कैसे फाइटोक्रोम इन्वॉल्व होता है फ्लावरिंग में, वहां पे पूरा मैकेनिज्म होता है। वो हम लोग शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, ये सारे प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां हम उसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि अगर लॉन्ग डे प्लांट है, अब लॉन्ग डे प्लांट का नाम से ही पता चल रहा है, लॉन्ग डे मीन्स कि इसको क्या चाहिए, मीन्स लॉन्ग डे फोटो पीरियड चाहिए, लॉन्ग डे फोटो पीरियड। ऐसे प्लांट जिनके लिए लॉन्ग डे चाहिए, लॉन्ग डे हमें कब मिलते हैं, समर्स में मिलते हैं। तो ऐसे प्लांट जो फ्लावरिंग कर रहे हैं समर्स में, तो इसका मतलब कि उनको लॉन्ग डे की रिक्वायरमेंट है। ऐसे प्लांट जिनको लॉन्ग डे ट्रीटमेंट चाहिए होता है। और अब आप सोचिए कि लॉन्ग डे ट्रीटमेंट चाहिए होता है, और मींस की पीआर से पीएफआर दिन में ही चेंज होता है। अब हम लोग जब फोटो पीरियोडिज्म बताएंगे तो वहां पे हम बताएंगे कि लॉन्ग डे में किस तरह से पीएफआर फॉर्म काम करता है, ठीक। तो बस आप ये समझिए कि जब लॉन्ग डे प्लांट होगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा पीएफआर, ठीक है। पीएफआर फॉर्म किसको प्रमोट करता है, पीएफआर फॉर्म, क्योंकि डे टाइम में क्या बनता है, पीएफआर बनता है। तो पीएफआर फॉर्म लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, पीएफआर फॉर्म लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, ठीक है। और इसके बाद पीएफआर फॉर्म शॉर्ट डे प्लांट में क्या करता है, सप्रेस करता है फ्लावरिंग को, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट कि लॉन्ग डे प्लांट में पीएफआर फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा, और शॉर्ट डे प्लांट में पीआर फॉर्म फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा, ठीक है। तो पीआर फॉर्म लॉन्ग डे प्लांट में सप्रेस करता है फ्लावरिंग को, और यहां पे अगर देखेंगे तो पीएफआर फॉर्म सप्रेस करेगा शॉर्ट डे प्लांट में, जस्ट अपोजिट है। तो आपको यह याद रखना है कि लॉन्ग डे प्लांट में पीएफआर फॉर्म फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं, और शॉर्ट डे प्लांट में पीआर फॉर्म फ्लावरिंग को सपोर्ट करते हैं। आप इतना याद कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जब फोटो पीरियोडिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे हम आपको इसके बारे में, इसके पीछे पूरा मैकेनिज्म बताएंगे कि इसके पीछे क्या रीजन है जो ऐसा होता है, ठीक है। अब इसके बाद प्लांट ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ में कि अगर हम रेड लाइट से एक्सपोज करते हैं तो लेस इलोंगेटेड हाइपोकोटाइल बनता है, ब्रांच होता है। मींस कि आप याद करिए फोटोमॉर्फोजेनेसिस, है ना, जो फोटोमॉर्फोजेनेसिस में हमने बताया था कि प्लांट कैसा होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। उसमें ओपन कॉटिलेडन्स होते हैं, और शॉर्ट हाइपोकोटाइल, मींस कि देखिए लिखा है लेस इलोंगेटेड हाइपोकोटाइल। तो रेड लाइट से जब एक्सपोज करेंगे तो हमें फोटोमॉर्फोजेनेसिस मिलेगी। जब हम फार रेड लाइट से एक्सपोज करेंगे तो हमें स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस मिलेगी। स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस में प्लांट कैसा हो जाता था, थिन येलो, पेल येलो कलर का हो जाता था, लेस ब्रांच हो जाता था, मोर इलोंगेटेड होता था। तो ये यहाँ पे इसका फंक्शन हो गया। अब इसके बाद तो फोटोसिंथेसिस को फाइटोक्रोम मैक्सिमाइज करते हैं, मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस, जैसे कि जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस में भी फोटोसिंथेसिस का रेंज तो जैसे आपको पता है कि 400 to 700 नैनोमीटर होता है। 400 to 700 नैनोमीटर्स में भी, तो ये तो बहुत लंबा रेंज है ना। इस रेंज में भी कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहां पे फोटोसिंथेसिस बहुत मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो वो रेंज, जैसे कि फाइटोक्रोम किस रेंज में होता है, रेड रीजन में। तो रेड रीजन में या ब्लू रीजन में फोटोसिंथेसिस रेट बहुत हाई होता है। तो जब रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस रेट बहुत हाई होता है तो इसलिए फोटोसिंथेसिस को भी मैक्सिमाइज करने के लिए फाइटोक्रोम का इंपॉर्टेंट रोल होता है।
फिर जैसा आपको पता है कि सीड जर्मिनेशन प्रमोट करते हैं। डी इटियोलेशन, अगर सीड ऑलरेडी इटियोलेटेड है, जो डार्क ग्रोन सीडलिंग है, उस डार्क ग्रोन सीडलिंग को अगर हम रेड लाइट दे दें, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, डी इटियोलेटेड हो जाएगा, मतलब कि वापस वो स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस के प्रोसेस से फोटोमॉर्फोजेनेसिस में चेंज हो जाएगा। कंट्रोल शेड अवॉइडेंस, कंट्रोल सर्केडियम इंट्रेनमेंट, है ना, हमने अभी आपको सर्केडियम रिदम में बताया कि सर्केडियम इंट्रेनमेंट क्या होता है, जहां पे एडजस्टमेंट होता है, सिंक्रोनाइज करता है प्लांट अपने आप को, तो उस सर्केडियम रिदम को मेंटेन करने के लिए, तो वहां भी ये रेड जो फाइटोक्रोम है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्लावरिंग को कंट्रोल करता है, जैसा हमने अभी आपको ऑलरेडी बताया। अब एक टेंडा इफेक्ट होता है, ठीक है, ये आपको कहीं बहुत बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन किसी एक जगह पे हमने इसको पढ़ा, तो हम आपको यहाँ पे इसको जरूर बताएंगे कि टेंडा इफेक्ट एक चीज होती है, ठीक है। टेंडा इफेक्ट क्या होता है कि ऐसा देखा गया है कि रूट टिप एडेशन, मतलब कि अगर हम किसी प्लांट पे क्या डालें, रेड लाइट डालते हैं, रेड लाइट डालने के बाद उसको जब हम उस पर रेड लाइट डाल देते हैं तो क्या होता है कि उसके ऊपर एक चार्ज डेवलप हो जाता है। मतलब यहां पे आप देखिए कि द एबिलिटी ऑफ रूट टिप टू एडहेयर अ नेगेटिव चार्ज ग्लास सरफेस व्हेन इरेडिएशन फॉर 4 मिनट रेड लाइट। आप क्या एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक विग्ना रेडिएटा मतलब कि जो मूंग दाल होती है, मूंग पल्सेस होती हैं, उसको लिया गया, उसके सेकेंडरी रूट को लिया गया, ठीक है, उसके सेकेंडरी रूट को लिया गया, सेकेंडरी रूट को लेने के बाद उस पर रेड लाइट डाला गया, ठीक है। जब रेड लाइट डालेंगे तो उस रूट पर मतलब कि जो भी उसमें पीआर फॉर्म होंगे वो किसमें चेंज हो जाएंगे, पीएफआर फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो पीएफआर फॉर्म डेवलप हुआ, उसमें रूट टिप पर, मतलब कि जो विग्ना रेडिएटा के रूट टिप्स थे, इन टिप्स पर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, किसकी वजह से, रेड लाइट की वजह से, मतलब कि रेड लाइट की वजह से पीएफआर बना, पीएफआर की वजह से रूट टिप पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और फिर इसके बाद उसको क्या किया गया, एक नेगेटिव चार्ज वाले ग्लास से एडहेयर कराया गया। तो ये एडहेयर हो गया, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, ग्लास के पास नेगेटिव चार्ज था, तो एडहेयर हो गया। फिर हमने क्या किया कि इसके ऊपर वापस फार रेड लाइट डाला, तो जब फार रेड लाइट डालेंगे तो फिर पीएफआर फॉर्म किस में चेंज हो जाएगा, पीआर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो क्या देखा गया कि वापस फिर वो जो इफेक्ट था वो रिवर्स हो गया। तो इस तरह से इसको कहा जाता है टेंडा इफेक्ट। जिन साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया टेंडा इफेक्ट। टेंडा इफेक्ट क्या है कि जब हम प्लांट पे रेड लाइट डालते हैं तो प्लांट के रूट टिप पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है पीएफआर की वजह से, और उसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि एक ग्लास प्लेट ली गई जिस पर नेगेटिव चार्ज था, तो जब रेड लाइट डालकर उस रूट टिप को उस पर एडहेयर कराया गया तो वो एडहेयर हो गया, लेकिन फिर जैसे ही हमने उसमें फार रेड लाइट डाला तो क्या देखा गया कि वो एडहेरेंस खत्म हो गया, ठीक है। मतलब तो इस तरह से हम उसको कहते हैं टेंडा इफेक्ट। और टेंडा इफेक्ट प्रमोट होता है एब्सिसिक एसिड और इनहिबिटेड होता है इंडोलेस्टिक एसिड से। समझ रहे हैं कि टेंडा इफेक्ट जो हो रहा है, सपोज कि टेंडा इफेक्ट का मतलब कि रूट एडहेरेंस होना है ना, रूट का एडहेरेंस होना, तो अगर इंडोलेस्टिक एसिड है, इंडोलेस्टिक एसिड की वजह से क्या हो जाएगा, ये टेंडा इफेक्ट खत्म हो जाता है, और अगर हम लोग एब्सिसिक एसिड अप्लाई करते हैं तो टेंडा इफेक्ट बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये इसमें एक्चुअली ये बहुत ज्यादा बुक्स में दिया नहीं है, तो इसलिए हम इसके बारे में और ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस ये एक एक्सपेरिमेंट था, वो हमने आपको बताया। फाइटोक्रोम ऐसे भी फंक्शन करते हैं। अब इसका एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है निक्टिक नेस्टिक क्लोजर। निक्टिक नेस्टिक क्लोजर का मतलब कि प्लांट शो करते हैं स्लीपिंग मूवमेंट, प्लांट शो करते हैं स्लीपिंग मूवमेंट। आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट देखे होंगे कि जो डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में उनमें इस तरह का लीफ का स्ट्रक्चर होता है, जैसे ही नाइट होता है वो अपने लीफलेट को क्या करते हैं, इस तरह से क्लोज कंडीशन में ले आ देते हैं, ठीक। तो क्योंकि डे टाइम में क्या फोटोसिंथेसिस होना है, तो भाई एरिया अच्छा मिलना चाहिए जिससे लाइट अच्छे से एक्सपोज हो, फोटोसिंथेसिस रेट अच्छा हो, लेकिन नाइट टाइम में तो ऐसी कोई जरूरत है नहीं, तो उस समय प्लांट अपने स्लीपिंग मूवमेंट में चले जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि जैसे सिस्मोनेस्टिक होता है, सिस्मोनेस्टिक में क्या होता है कि कोई टच इफेक्ट मिलता है और प्लांट में इस तरह का क्लोजर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है
जैसे टच मी नॉट प्लांट में सिस्मोनेस्टिक होता है, यहाँ पे क्या है निक्टिक नेस्टिंग मूवमेंट, मींस कि नाइट इफेक्ट है कि डे टाइम में प्लांट ऐसे रहेंगे और नाइट टाइम में प्लांट ऐसे रहेंगे। तो ये कैसे हो पाता है फाइटोक्रोम से, ये कैसे हो पाता है फाइटोक्रोम से। तो यहाँ पे पहले समझिए कि निक्टिक नेस्टिक क्लोजर, स्लीपिंग मूवमेंट ऑफ प्लांट। निक्टॉस मींस होता है नाइट, निक्टॉस मींस होता है नाइट, और नेस्टॉस मींस होता है क्लोजर, मींस कि नाइट के प्रेजेंस में जो लीफलेट क्लोजर हो जाते हैं उनको बोला जाता है निक्टिक नेस्टिक क्लोजर। ठीक है, चेंजेस ऑफ लीफ और लीफलेट एंगल, ठीक है, इज कॉज्ड बाय रिदमिक टर्गर चेंजेस इन लीफलेट। अब क्या होता है कि कुछ टर्गर प्रेशर होते हैं लीफ के अंदर, उनमें रिदमिक चेंजेस होते हैं, मतलब कि डे टाइम में वो टर्गर प्रेशर की वजह से मींस क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं लीफ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डे टाइम में ओपन हो गए, यहाँ पे अभी बता रहे हैं कि इनकी जो पेट्यूल्स होते हैं वहां पे पल्विनस सेल्स होते हैं, उनमें टर्गर प्रेशर जनरेट होता है जिसकी वजह से ओपन हुए। नाइट टाइम में क्योंकि ना फोटोसिंथेसिस हो रहा ना कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो स्लीपिंग मूवमेंट में चले जाते हैं प्लांट, और यहाँ पे क्या होता है कि फिर ये क्लोज कर लेते हैं अपने लीफ को, तो लीफ का क्लोजर हो जाता है। तो अब क्या होता है चेंजेस लीफ और लीफलेट एंगल, तो क्या होता है एंगल का चेंजेस होता है। कैसे एंगल का चेंजेस होता है कि सपोज कि ये प्लांट है, अभी डे टाइम में ऐसे था, अभी ऐसे हो गया है, ठीक है, तो ये एंगल का चेंजेस हो रहा है बाय रिदमिक टर्गर चेंजेस इन लीफलेट। पल्विनस सेल्स पाए जाते हैं, कहां पे पाए जाते हैं, जैसे ये सपोज कि लीफ है, लीफलेट है, तो जो ये पेट्यूल होता है यहाँ पे एक पल्विनस सेल्स पाए जाते हैं, यहाँ पे पल्विनस सेल्स पाए जाते हैं। उन पल्विनस सेल्स में ही क्या होता है पर्टिकुलर ओपनिंग होती है और फिर स्लीपिंग मूवमेंट में जाते हैं। किस तरह से स्लीपिंग और क्लोजिंग मूवमेंट में जाते हैं अभी हम लोग देखते हैं। अब पल्विनस में क्या क्या होता है, जो पल्विनस सेल्स, पेट्यूल्स के पास जो पल्विनस सेल्स पाई जाती हैं उन सेल्स में क्या होता है कि दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक होते हैं फ्लेक्सर सेल्स, जैसे ये लीफ है, ठीक है, सपोज कि ये यहाँ पे लीफ में ये लीफलेट है ना, जिसमें छोटे छोटे लीफ लगे होते हैं, यहाँ पे पल्विनस सेल्स हैं। अब इस पल्विनस सेल्स में दो चीजें होती हैं, ठीक है, इस पल्विनस सेल्स में दो चीजें होती हैं। एक होता है फ्लेक्सर मोटर सेल्स, ठीक है, एक होता है फ्लेक्सर मोटर सेल्स। फ्लेक्सर मोटर सेल्स कहां पाए जाते हैं, वेंट्रल और एब एक्सियल और लोअर सरफेस। मतलब आपको ये याद रखना है कि जब कोई लीफ ऐसे है तो एक इसका वेंट्रल साइड होगा, एक इसका डॉर्सल साइड, का मतलब जहां पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है उसको हम लोग डॉर्सल साइड कहेंगे, जहां पे सनलाइट नहीं पड़ पा रही उसको हम लोग वेंट्रल साइड कह देंगे, ठीक है। तो जो पल्विनस सेल्स होती हैं उसमें क्या होता है कि एक फ्लेक्सर सेल्स होती, फ्लेक्सर मोटर सेल्स होती। फ्लेक्सर मोटर सेल्स को कहां पे पाई जाती है, वेंट्रल साइड पे पाई जाती है। एब एक्सियल होती है, एब एक्सियल मतलब कि अपोजिट द सनलाइट, है ना, पैरेलल नहीं होती, सनलाइट के अपोजिट साइड में, तो इसको एब एक्सियल कहा जाता है, या लोअर सरफेस, या लोअर सरफेस कहा गया। दूसरे टाइप के पल्विनस सेल्स में होते हैं एक एक्सटेंसर मोटर सेल्स, एक्सटेंसर मोटर सेल्स, जिसमें क्या होता है डॉर्सल, जो डॉर्सल साइड पे होता है मींस कि ऊपर की साइड में पाया जाएगा। एडएक्सियल इसको बोलेंगे या अपर सरफेस बोलेंगे, जो कि एक्सपोज करता है लाइट से, जैसा हमने बताया कि लाइट की तरफ एक्सपोज। तो ये पल्विनस सेल्स हैं। पल्विनस सेल्स में ये एक सपोज डॉर्सल सेल्स हैं और ये वेंट्रल सेल्स हैं। डॉर्सल सेल्स को क्या कहा जाता है, एक्सटेंशन मोटर सेल्स कहा जाता है। वेंट्रल सेल्स को क्या कहा जाता है, फ्लेक्सर मोटर सेल्स। अब इन्हीं जो सेल्स होते हैं इन्हीं में ही चेंजेस होते हैं, इन्हीं में ही चेंजेस होते हैं किसके, आयंस के, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इस तरह का क्लोजर मूवमेंट दिखता है कि कब ओपन रहेगा कब क्लोज रहेगा। तो जैसे कि क्या चेंजेस होते हैं, टर्गर प्रेशर ऑफ मोटर सेल्स डिपेंड ऑन पोटेशियम आयन और क्लोराइड एंड फ्लेक्सेस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो ये यहाँ पे टर्गर मोटर एक्सटेंशन मोटर सेल्स और फ्लेक्सर मोटर सेल्स होते हैं, यहाँ पे क्लोराइड आयन और पोटेशियम आयन के चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस की वजह से, जैसा हमने बताया ना कि फाइटोक्रोम क्या करता है, फाइटोक्रोम जो फास्ट रिस्पॉन्स होता है उसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी चेंज कर देता है। तो मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी चेंज होगा तो आयंस का मूवमेंट होगा। जब आयंस का मूवमेंट होता है तो उसके रेफरेंस में क्या होता है कि ये क्लोज या ओपन होते हैं। तो टर्गर प्रेशर मोटर सेल्स में, मोटर सेल्स कौन सी, फ्लेक्सर मोटर सेल, एक्सटेंशन मोटर सेल्स, इनमें टर्गर प्रेशर चेंज होते हैं और वो टर्गर प्रेशर किस पर डिपेंड करते हैं, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब लीफलेट ओपन कब होंगे, कब ये वाली कंडीशन आ गई, जब ऐसा एंगल होगा डे टाइम में, मान लीजिए है when dorsal motor cell accumulate K plus ion और chloride ion। जब dorsal motor cell है ना, dorsal motor cell, extension motor cell या एडेक्सियल सेल्स या फिर अपर सरफेस पे क्या हो जाए, क्लोराइड आयन और पोटेशियम आयन चैनल एक्यूमुलेट, मतलब आयंस एक्यूमुलेट हो जाएं,
तो उस कंडीशन में लीफलेट क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो जिससे क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन से क्या होगा कि जो डॉर्सल मोटर सेल्स होंगी वो टर्जिड होंगी और वेंट्रल मोटर सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगी, और उस केस में लीफलेट ओपन हो जाएगा। ठीक, और इसका जस्ट रिवर्स जब होगा तो लीफलेट क्लोज हो जाएंगी। जैसे कि आप यहां पे देखिए, ये ओपन कंडीशन है, ठीक है, ये ओपन कंडीशन है, ये क्लोज कंडीशन है। ये फ्लेक्सर मोटर सेल्स आप मतलब कि ये आप देख रहे हैं पल्विनस सेल्स है, ये पूरी की पूरी क्या है, पल्विनस सेल्स है। इन पल्विनस सेल्स में आप क्या देख रहे हैं कि ये डॉर्सल मोटर सेल है, ये डॉर्सल मोटर सेल है, और ये क्या है, वेंट्रल मोटर सेल है। अब ये कंडीशन ओपन कंडीशन, अब ये ओपन कंडीशन कैसे क्लोज होगी, ओपन कंडीशन में यहां पे क्या होंगे कि K+ आयन, जैसा हमने बताया कि K+ आयन और क्लोराइड आयन कहां एक्यूमुलेट होते हैं, मोटर डॉर्सल मोटर सेल में एक्यूमुलेट होते हैं। तो डॉर्सल मोटर सेल में ये एक्यूमुलेट हो गए। अब इसके बाद ये देखिए मूव कर रहे हैं, जब ये यहां मूव करेंगे तो यहां पे इनका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जब यहां पे ये एक्यूमुलेट करेंगे तो फिर ये क्लोज हो जाएंगे। ठीक, तो ये कंडीशन क्या है, ओपन। ओपन कंडीशन में K+ और क्लोराइड आयन डॉर्सल मोटर सेल्स में क्या होते हैं, मींस एक्यूमुलेट होते हैं। अब ये जैसे ही मूव कर रहे हैं तो ये डॉर्सल मोटर सेल आगे चल के फ्लैसिड हो जाएंगी। ठीक, इस डायग्राम को ध्यान से समझिए कि ये ओपन कंडीशन है। ओपन कंडीशन में क्या है कि K+ और क्लोराइड आयन कहां पे हैं, डॉर्सल मोटर सेल्स में हैं। इन डॉर्सल मोटर सेल्स से जब K+ आयन क्लोराइड आयन इधर मूव करेंगे, कहां पे, वेंट्रल मोटर सेल्स में, तो ये वाली कंडीशन आएगी। और तो यहां पे डॉर्सल मोटर सेल्स जब क्लोज कंडीशन होगी तो वहां पे क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, और जब ओपन कंडीशन होगी तो डॉर्सल मोटर सेल्स क्या हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे। ठीक है, टर्जिड हो जाएंगे। तो यहां पे क्या है, ये यहां पे फ्लैसिड इस रेफरेंस में दिखाया गया क्योंकि ये आयंस मूव कर रहे हैं, आगे चल के ये क्लोज होने वाला, इसलिए यहां पे फ्लैसिड दिखाया गया। लेकिन एक्चुअली में अगर हम इसके मूवमेंट को ना देखें तो आप अगर क्लोज ओपन कंडीशन समझे तो आप ये समझे कि जो इसका डॉर्सल मोटर सेल्स है, यहाँ पे K+ और क्लोराइड आयन भरे हुए हैं, एक्यूमुलेट है, जिसकी वजह से ये सेल्स क्या है, टर्जिड है, और ये पल्विनस सेल्स ओपन हो गया। तो जब ओपन होगा तो ये वाला ऐसा हमें लीफ दिखेगा, और जब क्लोज हो जाएगा तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो इसको कहते हैं निक्टिक नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, मींस की स्लीपिंग मूवमेंट ऑफ प्लांट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तो ये फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी सीड जर्मिनेशन से रिलेटेड है, तो हम लोग यहाँ पे इसको देख रहे हैं। In the photoresponse experiment, imbibed seed were taken under the following light regime and their germination status was as follow। मतलब अब आपको यहाँ पे क्या है, डार्क है, डार्क में क्या दिखा रहा है, सीड नॉट जर्मिनेट। फिर रेड लाइट डाला गया तो क्या देखा, सीड जर्मिनेट। फिर रेड फार रेड लाइट तो क्या देखा गया, नॉट जर्मिनेट। फिर रेड फार रेड, फिर रेड लाइट डाला गया तो जर्मिनेट, है ना, देख रहे हैं। तो मीन्स आप इससे समझ रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने इस डायग्राम में, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, ये देखा था। ठीक है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब रेड लाइट पड़ रही तो सीड जर्मिनेट हो रहा है, जब फार रेड लाइट पड़ रही तो सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा है। यही वाला यहाँ पे कुछ ऐसा ही डायग्राम यहाँ पे बना दिया गया है। ठीक, अब इसके बाद तो यहाँ पे क्या दिखाया गया कि डी शो कर रहा है डार्कनेस। ठीक है, डी शो कर रहा है डार्कनेस, रेड शो कर रहा है रेड लाइट, मतलब कि रेड लाइट डाला गया, फार शो कर रहा है फार रेड लाइट। In an independent biochemical experiment, it was demonstrated that red light photoreceptor phytochrome is interconverted between two form, P and P dash form। ठीक, अब यहाँ पे इन्होंने P और P dash फॉर्म किया गया। तो अब आप इसको ऐसे समझिए कि P है हमारा PR और P dash है हमारा PFR, दो फॉर्म में कन्वर्ट होता है जब रेड और फार रेड लाइट डालते हैं। कीपिंग दिस इंफॉर्मेशन इन माइंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कंक्लूजन इज करेक्ट। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट समझ गए कि रेड लाइट जब पड़ रही है तो क्या कर रहा है कि P कन्वर्ट इनटू P डैश, मतलब कि PR कन्वर्ट किस में हो रहा है, PFR में, जब पड़ रही है रेड लाइट। ठीक, और रेड लाइट क्या करती है, रेड लाइट प्रमोट करती है सीड जर्मिनेशन को। यही इस एक्सपेरिमेंट से हमें बताना। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक, तो ये हो गया हमारा फाइटोक्रोम।